ओके, तो हेलो एवरीवन, सभी को फिर से गुड इवनिंग। तो जैसा कि आप सभी को मैंने बताया कि आज से हम लोग एक नया चैप्टर स्टार्ट कर रहे हैं, चैप्टर नंबर 6, लाइंस एंड एंगल्स, रेखाएं एवं कोण। देखो, रेखाएं एवं कोण, लाइंस एंड एंगल सीधे स्टार्ट करने से बेटर है मैं पहले आपको ये बता दूं कि लाइंस एंड एंगल्स गणित के किस भाग में हम लोग पढ़ते हैं। तो लाइंस एंड एंगल ज्योमेट्री में आता है। ज्योमेट्री क्या होता है? ज्यामिति। ज्यामिति गणित का वह भाग है, ज्योमेट्री मैथ्स का वह सेक्शन है जहां पर हम लोग अलग अलग आकृतियों के बारे में पढ़ते हैं। अब अलग अलग आकृतियों में क्या पढ़ेंगे? कोई भी आकृति के उसके गुणों के बारे में पढ़ेंगे। जैसे कि अगर मैं कोई आकृति बनाया, जैसे कि मैंने बनाया एक त्रिभुज, तो इस त्रिभुज में कितनी भुजाएं होती है, इसमें कितने कोण होते हैं, उन कोणों का योग कितना होता है, इसमें और भी अलग अलग जो कितने प्रकार के त्रिभुज हो सकते हैं। तो इस आकृति के जो गुण होंगे ना, इन गुणों के बारे में हम लोग ज्यामिति में पढ़ेंगे। ठीक है, तो आपका चैप्टर क्या है? अभी त्रिभुज नहीं पढ़ रहे, बस मैं उदाहरण बता रहा था कि ज्यामिति में पढ़ते क्या है। तो लाइंस एंड एंगल्स आपका ज्यामिति के सेक्शन के अंदर आता है। तो लाइंस एंड एंगल को पढ़ने के लिए जो आपका चैप्टर नंबर 6 है, इसको पढ़ने के लिए जितने भी जरूरी कंसेप्ट आपको पता होने चाहिए वो सारी चीज अभी डिस्कस करते हैं। ठीक है, हो सकता है कुछ कंसेप्ट आपने 7 क्लास में सीखा होगा, कुछ 8 क्लास में सीखा होगा, या फिर कुछ 6 में सीखा होगा। ठीक है, अब आप रिवीजन करने पूरा क्लास तो नहीं पढ़ते हो आप, तो यहाँ पर मैं क्या करूंगा, सारी चीज जल्दी जल्दी करके आपको डिस्कस करता हूँ ताकि आपके क्लास की जो भी टॉपिक है सारी चीज अच्छे से आप समझ जाओ। ठीक है, अब हो सकता है इस क्रम में कुछ चीजें आपको पता होंगी, है ना। तो जिनको नहीं पता है उनको तो फायदा होगा ही, जिनको पता भी होगा कुछ ना कुछ आप नया जरूर सीखोगे। ठीक है, या फिर आपकी रिवीजन हो जाएगी, पोल में प्रैक्टिस हो जाएगी। ठीक है, तो सारी चीज ध्यान से सुनना। तो इस चैप्टर में जो पहला कंसेप्ट है हमारा, वो है भुजा एवं कोण, साइड्स एंड एंगल्स। इस साइड क्या होता है, एंगल क्या होता है? देखो, अभी मैं क्या बता रहा था आपको कि ज्यामिति के अंतर्गत क्या पढ़ेंगे, अलग अलग आकृतियों के बारे में पढ़ेंगे। तो जब अलग अलग आकृति के बारे में पढ़ेंगे तो वहां पर उस आकृति में कुछ भुजा होती है, कुछ कोण होती है। ठीक है, तो आप में से कोई बच्चा बता सकता है कि भुजा क्या होता है? जो भी आपको पता है, जैसे भी आप बता सकते हो, एनीवन माइक ऑन करके बताइए, किसी भी आकृति की भुजा का आप कैसे करोगे? आकृति की साइड, हाँ साइड को तो डिफाइन कर रहे हैं, साइड क्या है, कैसे डिफाइन कैसे करेंगे, भुजा क्या है? देखो, आप सिंपली ऐसे कह दो ना, आप अगर सिंपली ऐसे बोल दो कि सर जो भी आकृति हम ले रहे हैं, अगर वो आकृति रेखा खंडों से मिलकर बनी है, तो जिन भी रेखा खंडों से मिलकर वो बनी होगी वही उसकी भुजा कहलाएगी। मैं उदाहरण के तौर पे बता रहा हूँ, जैसे कि मैंने एक त्रिभुज ले लिया, काफी आसान सा एक फिगर है, आप सभी को पता है, इसको आप त्रिभुज कहते हो, यानी ट्रायंगल कहते हो। अब त्रिभुज के नाम से ही क्लियर है सर, इसमें 3 भुजा होंगी, है ना, 3 भुजा होगा। तो देखो, इस आकृति में आपको ये जो पॉइंट्स दिखते हैं ना, ये कॉर्नर्स, सीधे मैं भुजा पर आने के पहले आपको बता रहा हूँ, ये जो पॉइंट्स आपको दिख रहे हैं, जिसको मैंने अभी हाईलाइट किया है ब्लू कलर से, ये यहाँ पर एक, यहाँ पर एक, यहाँ पर। तो आमतौर पर बोलचाल की भाषा में क्या होता है, हम इसको कोने कह देते हैं या फिर कॉर्नर्स कहते हैं। लेकिन मैथमेटिक्स में, गणित की भाषा में, इन तीनों कॉर्नर्स को आप शीर्ष कहते हो। ठीक है, तो भुजा के पहले आप ये समझो कि शीर्ष क्या होता है। तो इसको हम क्या कहेंगे? शीर्ष कहेंगे। इंग्लिश में क्या कहेंगे? इसको आप वर्टेक्स कहते हो। ठीक है, तो एक शीर्ष यहाँ पर दिखा, एक शीर्ष मुझे यहाँ पर दिख रहा है, और एक शीर्ष मुझे यहाँ पर दिख रहा है, तो 3 शीर्ष हो गया। इन शीर्षों को कैपिटल लेटर से आप रिप्रेजेंट करते हो, तो इस त्रिभुज का नाम आप देते हो एबीसी, कुछ ऐसा मैंने नाम दे दिया, एबीसी। अब ये त्रिभुज जो एबीसी दिख रहा है आपको, ये कितने रेखाखंडों से मिलकर बना हुआ है? तो आप बोलोगे सर एक रेखाखंड मुझे दिख रहा है एबी, एक रेखाखंड मुझे दिख रहा है बीसी, और एक रेखाखंड मुझे दिख रहा है एसी। तो आप इस भुजा का नाम दोगे सर एक एबी, एक बीसी और एक एसी। तो ये तीनों क्या हो गए? ये तीनों इस आकृति की भुजा हो गई। तो समझ में आया, किसी भी आकृति की भुजा क्या होती है? ये क्लियर है कि भुजा क्या होता है? जिन भी रेखाखंडों से वो आकृति बनी हुई है, उन्हीं रेखाखंड, उन्हीं लाइन सेगमेंट को हम भुजा कह देते हैं, साइड कहते हैं। ठीक है, अब देखो इंपॉर्टेंट क्या है कि भुजा का क्या काम है ना, भुजा क्या करती है बेसिकली। भुजा क्या करता है? किसी भी दो शीर्षों को जोड़ता है। जैसे कि यहाँ पर आप फिगर में देखो, तो एक शीर्ष आपको दिख रहा था बी, एक शीर्ष दिख रहा है सी। तो भुजा बीसी जो है वो क्या बी और सी को जोड़ रहा है? बी और सी को जोड़ रहा है ना। आप बोलोगे सर अगर मैं शीर्ष ए और बी को देखूं, तो ए भी भुजा ए और बी को जोड़ने का काम कर रहा है। तो भुजा क्या करता है? किसी भी दो लगातार शीर्षों को जोड़ने का काम करता है। ठीक है, अब मैंने लगातार क्यों लिखा, चलो अभी डेफिनेशन पे आते हैं, किस तरीके से आप इसको डिफाइन करोगे। ऐसे डेफिनेशन आपसे पूछा नहीं जाएगा, समझना है आपको। ठीक है, तो किसी भी आकृति में भुजा क्या होता है? वह रेखाखंड होता है। रेखाखंड क्या है? एक रेखा का भाग है। आगे के क्लास में और भी डिटेल में बताऊंगा रेखाखंड को। अभी के लिए आप समझना सीधी लकीर। ठीक है, अभी के लिए आप रेखा, रेखाखंड और किरण तीनों ही आएगा ना।
तीनों को एक सीधी लकीर समझ लेना, ठीक है। तो अभी के लिए आप समझना रेखाखंड क्या है, एक सीधा लाइन है। तो रेखाखंड रेखा का एक भाग है जो आकृति के दो शीर्षों को जोड़ता है। देखो एक चीज यहाँ पर छूटा हुआ है, यहाँ पर लिख देना दो क्रमागत, ठीक है। अगर आप नोट कर रहे हो तो यहाँ पर लिखना दो क्रमागत, यानी दो लगातार शीर्षों को जोड़ता है। अब दो लगातार शीर्षों को जोड़ने का काम कैसे करेंगे, या फिर कह सकते हो मैंने क्या बताया कि कोई भी आकृति जिन रेखाखंडों से मिलकर बनी है वही हमारा उसका यहाँ भुजा कहलाएगा, ठीक है। तो मैंने मान लो शीर्ष, इस आकृति के शीर्ष को आप देखोगे तो इस कॉर्नर्स को आप शीर्ष कहोगे ना। एक शीर्ष मुझे यहाँ दिख रहा है ए, एक शीर्ष मुझे दिख रहा है यहाँ पर बी, एक शीर्ष सी और एक शीर्ष डी। तो ए बी, बी सी डी और डी, चार भुजा दिख रही है। आप कहोगे सर भुजा क्या होगा, जो शीर्षों को जोड़ रहा होगा, लगातार शीर्षों को। तो आप कहोगे सर एक शीर्ष मुझे ए दिख रहा है, एक शीर्ष मुझे बी दिख रहा है, तो ए और बी को जोड़ने का काम कौन कर रहा है, ए और बी को जोड़ने का काम एक भुजा कर रहा है, ए बी, है ना। तो आप कहोगे सर ए बी एक भुजा है जो ए और बी को जोड़ने का काम कर रहा है, ठीक है। एक भुजा उसी तरीके से कहेंगे सर बी सी भी है, जो बी शीर्ष और सी शीर्ष को जोड़ रहा है, लगातार शीर्षों को जोड़ रहा है। अब डी और सी को जो जोड़ेगा उसको कहेंगे तीसरी भुजा, और ये हमारा चौथा भुजा आ गया, ए और डी को जोड़ रहा है ना, समझ में आया। तो आप यहाँ पर क्या कह सकते हो, कितनी भुजाएं हैं। अगर मैं आपसे पूछूं कि चलो पहले लिख दो भुजा का नाम लिख दो, आप भुजा के नाम लिखिए, तो आप बोलोगे सर एक भुजा हमारे पास ए बी है, एक भुजा हमारे पास बी सी है, एक भुजा सी डी है और एक भुजा ए डी है या फिर डी ए है, ठीक है। तो ये चारों भुजाएं हैं, क्लियर है। दो लगातार जोड़ेगा, क्लियर हुआ। तो कितने भुजाएं हैं, तो आप बोलोगे सर एक इस आकृति में चार भुजाएं हैं, ठीक है। तो इस आकृति में कितनी भुजाएं हैं, चार भुजाएं, यानी चार साइड्स है, क्लियर। काफी सिंपल सा था, काफी सिंपल सा था, ठीक है। अगर मैं यहाँ पर बनाऊं, एक और आकृति में बना दूं, ठीक है। मैं यहाँ पर एक आकृति बनाया कुछ इस टाइप से, मुझे बताओ इस आकृति में कितनी भुजाएं हैं। अगर मैंने एक आकृति बनाया, इसका आप पहले क्या करो, इसके शीर्षों को नाम दे दीजिए, ठीक है। इसके शीर्षों को आपके लिए मैंने ही नाम लिख दिया, मान लो लिख दिया ए बी सी डी ई, ठीक है। ये ए बी सी डी ई लिख दिया, पांच, ठीक है। कैसे नाम देंगे, तो आप कहोगे सर ए और बी, ये समझिए ए और बी शीर्ष को जोड़ने वाला भुजा क्या हो गया, ए बी, ठीक है। एक भुजा ए बी दिख गया। बी और सी को जोड़ने वाला भुजा का नाम क्या हो गया, आप बोलोगे सर बी सी, इस तरीके से नाम देंगे। सी और डी को जोड़ने वाले भुजा का नाम क्या हो गया, सी डी, या फिर डी से भी लिख सकते हैं तो सी डी लिख रहे हैं, ठीक है। इस वाले को क्या कहेंगे, डी शीर्ष और ई शीर्ष को जोड़ने का काम कर रहा है, तो डीई लिख दीजिए, तो डीई लिख दिया। और एक और मुझे दिख रहा है सर ए और ई को जोड़ने का काम कर रहा है ए ई, तो यहाँ लिख देंगे ए ई। तो कितने भुजा दिख रहे हैं, तो आप कहोगे सर यहाँ पर मुझे पांच साइड दिख रहे हैं, यानी पांच भुजा दिख रहे हैं। क्लियर हो गया भुजा क्या होता है। तो दो तरीके से डिफाइन कर सकते हो सर, किसी भी आकृति में जिन रेखाखंडों से मिलकर बनी हुई है उसी रेखाखंडों को भुजा कहते हैं, या फिर दो लगातार शीर्षों को जोड़ने वाले रेखाखंड को भुजा कहते हैं। देखो मैंने लगातार क्यों लिखा था, लगातार इसलिए लिखा था क्योंकि मान लो अगर मैं कोई आकृति ऐसे बना दूं, ठीक है, मैंने कोई आकृति ऐसे बनाया, ठीक है। इसमें कितनी भुजाएं हैं, तो आप काफी जल्दी से काउंट कर लोगे सर, एक भुजा नंबर एक, भुजा नंबर दो, भुजा नंबर तीन, भुजा नंबर चार, भुजा नंबर पांच, भुजा नंबर छह। तो एक दो तीन चार पांच छह, ये काफी आसान है काउंट करना, छह भुजाएं। नाम भी लिख दोगे, मान लो आपने पी क्यू आर एस टी लिख दिया तो पी क्यू क्यू आर ऐसे करके लिख दोगे, ठीक है। अब मुझे बताइए क्या मैं इस शीर्ष को, ये भी शीर्ष है और ये शीर्ष है, अगर मैं इन दोनों को जोड़ दूं तो ये हमारा भुजा कहलाएगा क्या। अगर मैं इसको नाम दे दूं, चलो यहाँ पर मैं कुछ चीजों को मिटा दूं, समझिएगा। अगर मैंने यहाँ पर इसका नाम दे दिया ए बी सी डी ई एफ, और मैंने बोला ए सी भुजा है क्या, ए सी को भुजा कहेंगे, ए सी को भुजा नहीं कहेंगे क्योंकि ये लगातार शीर्षों को नहीं जोड़ रहा है। देखो शीर्ष को तो जोड़ रहा है ए और सी को, लेकिन इसको हम भुजा नहीं कह सकते, ये हमारा भुजा नहीं है, इसको आप भुजा नहीं कहोगे, ठीक है। तो यहाँ पर ध्यान देना है आपको कि दो लगातार शीर्षों को जोड़ने वाले को ही भुजा कहेंगे। तो ए बी, बी सी डी, डी ई एफ और ए एफ, तो ये हमारी भुजा कहलाएगी। क्लियर हो गया। फिर लगातार क्यों बताया आपको, लगातार क्यों बताया, ठीक है। तो लगातार शीर्षों को ही जोड़ेगा भुजा हमारा, ठीक है। अब बात करते हैं कोण की, कि कोण क्या होता है हमारे पास, ठीक है। तो कोण सिंपल आप क्या कह सकते हो, कोण कैसे बनता है सर, जहां पर भी दो भुजा बनेगी, ऐसे समझा। आप सीधे कह सकते हो सर जहां पर भी किसी भी आकृति में एक मैंने भुजा ऐसे बनाया, एक भुजा ऐसे बनाया, तो इन दोनों के बीच में, इन दोनों के बीच में जो ये झुकाव दिख रहा है ना, इस झुकाव को हम क्या कहते हैं,
इस झुकाव को हम कोण कहते हैं, इसको हम कोण कहते हैं, एंगल कहते हैं। समझ में आया? ये कोण का आकृति हो गया। क्लियर हो गया? ये समझ में आया कि कोण क्या होता है, एंगल क्या होती है? क्लियर हुआ? एंगल क्या होता है कि जहां पर भी दो भुजा मिलेगी तो उनके बीच का जो झुकाव है, इस झुकाव को कोण कहेंगे। ठीक है, इस झुकाव को कोण कहेंगे। यहाँ पर हमारा कोण बन रहा है। ठीक है, चलिए। तो कोई भी अगर मैं और भी फिगर बना दूं, चलो पहले इसका नाम देने सीख लो। मान लो मैंने यहाँ पर एक बनाया ए, यहाँ पर लिखा बी और यहाँ लिखा सी। तो आप इसका नाम कैसे दोगे? आप बोलोगे सर ए से स्टार्ट करेंगे और सी की तरफ जाएंगे, तो पहले लिखेंगे ए से जाओ आप बी की तरफ, तो आप उसके बाद में लिखेगा बी, उसके बाद जाओगे बी से सी की तरफ, तो आप बोलोगे सर ए बी सी लिख देंगे और यहाँ पर कोण ऐसे लगा देंगे। ये सिंबल होता है एंगल का। तो इससे पता चल रहा है सर एंगल ए बी सी की बात कर रहे हैं। या फिर आप ऐसा भी कर सकते हो, सर हम क्या करेंगे, सी से स्टार्ट करके ए की तरफ जाए, है ना, सी से स्टार्ट करो और सी से बी की तरफ जाइए, तो लिखोगे सी से स्टार्ट किया, फिर मुझे मिला बी और बी से जाएंगे ए की तरफ, तो लिख देंगे सी बी ए। तो ये आ गया हमारा एंगल सी बी ए, दोनों ही सेम है। ठीक है, तो या तो एंगल ए बी सी लिखिए या फिर एंगल सी बी ए लिखिए। समझ में आया? ये समझ में आया? तो अगर मैं यहाँ पर एक और फिगर बनाऊं, मैंने कुछ ऐसे बना दिया इस फिगर को। ये एंगल है हमारा, दो भुजा से मिलकर बन रहा है और इसका मैंने नाम दे दिया, मान लो पी क्यू आर। ठीक है, अब मैं यहाँ से ऑप्शन में दे रहा हूँ कि ये इस कोण को आप कैसे रिप्रेजेंट करोगे, एंगल क्यू पी आर, ये लिखना सही है। ऑप्शन बी में लिख रहा हूँ एंगल पी क्यू आर, ये लिखना सही है। ऑप्शन सी में लिख रहा हूँ एंगल पी आर क्यू, कौन सा सही है, ए बी या सी? बस तीन ही ऑप्शन है आपके पास। तो आप बोलोगे सर या तो हम यहाँ पर या तो पी से स्टार्ट करेंगे या फिर आप आर से स्टार्ट करोगे, यही दो ऑप्शन है, या तो पी से स्टार्ट करेंगे या आर से स्टार्ट करेंगे, और पी से जाएंगे क्यू की तरफ और क्यू से जाएंगे आर की तरफ। तो बोलोगे सर एंगल पी फिर क्यू फिर आर, ऐसा लिखेंगे। या फिर आर से स्टार्ट करेंगे अगर, तो ऐसे भी लिख सकते हैं, आर से स्टार्ट करके आप जाओगे पी के पास, तो आर से स्टार्ट करोगे तो आपको मिलेगा एंगल आर क्यू पी, ये दोनों ही लिखना सही होगा। ऑप्शन में कौन लिखा गया है? ऑप्शन नंबर बी में लिखा गया एंगल पी क्यू आर। ठीक है, समझ में आया? तो क्यू पी आर नहीं होगा, पी आर क्यू नहीं होगा। शॉर्ट में ये भी समझिएगा कि बीच में जो लेटर होता है, यहाँ पर कोण का इस पॉइंट को क्या कहते हैं, इस पॉइंट को मैंने बताया कि इस पॉइंट को, कोने को क्या कहते हो, शीर्ष कहते हो ना, वर्टेक्स कहते हैं। तो आप कहोगे सर इस बिंदु को तो शीर्ष कह रहे हैं, और कोण का जो शीर्ष होता है वो बीच में लिखा होता है। तो जैसे यहाँ पर आप बोलो सर एंगल क्यू की बात की जा रही है ना, क्यू हमारा शीर्ष है तो क्यू बीच में रहेगा। ऑप्शन नंबर ए में देखिए पी बीच में है, तो ये नहीं होगा। ऑप्शन नंबर बी में देखिए क्यू बीच में है, तो ये सही होगा और ये हमारा गलत हो जाएगा। ठीक है, लेकिन आपको पूरा भुजा भी देखना होगा। समझ में आया ये चीज? तो आप अगर मुझे बताओ, अगर मैं एक कोण ऐसे बना दूं, एक मैंने कोण कुछ ऐसे बनाया, इसका नाम मैंने दिया एक्स वाई जेड। अब मैं यहाँ पर पूछूं कि इस कोण का शीर्ष क्या है, इस कोण का शीर्ष क्या है, यानी वर्टेक्स क्या है, कोण का शीर्ष बताइए, एक्स वाई या जेड? तो आप बोलोगे सर यहाँ पर जहां पर दो भुजाएं मिल रही है ना, तो यहाँ पर वाई जो पॉइंट बन रहा है, देखो अंतर समझना शीर्ष और कोण में। तो अगर मैं इस पॉइंट की बात करूं जहां पर ये दोनों मिल रहे हैं, तो बिंदु वाई शीर्ष हो गया, और अगर मैं वाई इस कोण की बात करूं तो ये वाला झुकाव को कोण कहेंगे, तो वाई हमारा शीर्ष हो गया। अब कोण को अगर आपको लिखना है तो आप कोण कैसे लिखोगे, एंगल वाई लिखोगे, और इसका पूरा नाम आपको देना है तो आप एक्स से स्टार्ट करो चाहे जेड से स्टार्ट करो। तो पहला तरीका क्या होगा, एंगल एक्स से स्टार्ट किया, वाई शीर्ष बीच में आएगा, हमेशा आपको बोला है जो शीर्ष होगा वो बीच में आएगा, वाई लिखेंगे, और फिर यहाँ पर लिख देंगे जेड। तो एक्स से स्टार्ट किया और जेड की तरफ गया। या फिर इसको ऐसा भी लिख सकते हो, सर हम जेड से स्टार्ट करेंगे, बीच में तो आपको वाई ही लिखना होगा, बीच में तो वाई लिखेंगे और यहाँ पर लिखेंगे एक्स। तो या तो एंगल एक्स वाई जेड लिखिए या फिर एंगल जेड वाई एक्स लिखिए, दोनों ही लिखना सही होगा। तो एक्स से स्टार्ट करके आप जेड की तरफ जाइए या फिर जेड से स्टार्ट करके आप एक्स की तरफ जाइए। क्लियर है इतना? कौन रिप्रेजेंट करना समझ में गए कैसे लिखते हैं? तो मुझे बताइए, अगर कोण को रिप्रेजेंट आप करना सीख गए हो, तो अगर मैंने कोई आकृति बनाया और कोई आकृति के आपको पता है इसका नाम, एक त्रिभुज है, इसका त्रिभुज का मैंने नाम अगर दे दिया, इस त्रिभुज का नाम है हमारा ए बी सी। ठीक है, अब इसका भुजा तो आप लिख ही लोगे। अगर मैं बोलूं कि यहाँ पर कितने कोण है, नंबर ऑफ एंगल्स बताइए, कोण की संख्या, कितने कोण है? देखो इंग्लिश में इसका नाम है ट्रायंगल, जिसके तीन एंगल हो। तो आप कहोगे सर तीन एंगल है, एक मुझे दिख रहा है यहाँ पर एक कोण, यहाँ पर भी दो भुजाएं मिलेगी, उनके बीच का एक झुकाव होगा, है ना, तो एक मिले यहाँ पर कोण मिला, एक कोण मुझे बी के पास मिला और एक कोण मुझे सी के पास मिला, तो तीन कोण दिख रहे हैं। तो एक कोण मुझे दिखा, कोण नंबर एक, एंगल एक, ये एंगल दो, एंगल तीन।
अब एंगल एक को अगर मैं पूरा नाम लिखना चाहूँ तो एंगल एक को आप कैसे लिखोगे? आपको मिलेगा सर बी से स्टार्ट करेंगे, कोण ए ये वाला ना ऐसे बन रहा है, तो बी ए सी ऐसे लिख सकते हैं। तो आप बोलोगे सर कोण एक को लिखेंगे, बी से स्टार्ट करेंगे, बी से जाएंगे ए की तरफ, ए से जाएंगे सी की तरफ, तो लिखेंगे एंगल बी ए सी। क्लियर है? चलिए, या फिर इसको कैसे लिख सकते हैं? आप बोलोगे सर उल्टा भी लिख सकते हैं, इसी को उल्टा कर दीजिए, तो एंगल सी ए बी, बीच में हमेशा ए रहेगा, बीच में ए रहेगा, उसका शीर्ष रहेगा। चलो अगर मैं एंगल दो की बात करूं तो एंगल दो का नाम आप लिख के बता दो, आप लोग ही लिख के बता दो कैसे लिखोगे? एंगल दो कहां पर है? तो एंगल दो कहां पर है? तो एंगल दो एंगल बी के पास है ना, ये वाला कोण। तो इस वाले कोण को आप कैसे लिखोगे? सर ये मिल रहा है कुछ ऐसे, ए से स्टार्ट करेंगे ऐसे जाएंगे ना, ऐसे बन रहा है हमारा कोण, तो ए से स्टार्ट करेंगे और सी की तरफ जाएंगे, तो आप बोलोगे सर यहाँ पर लिख देंगे एंगल ए बी सी। कोण दो क्या? एंगल बी है ये, तो एंगल बी में बी बीच में रहेगा, तो एंगल ए बी सी लिखेंगे। या फिर एंगल इसी को उल्टा कर दीजिए, तो एंगल लिख दोगे सी बी ए, सी से जाइए ए की तरफ, बी बीच में रहेगा। ठीक है, तो कोण बी की बात करो तो बी बीच में रहेगा। ए बी सी भी लिखना भी सही है, सी बी ए लिखना सही है। अगर कोण तीन की बात करोगे तो कोण तीन क्या है? कोण सी के बराबर है, कोण सी है वो, तो एंगल सी की जब बात कर रहे हो तो कोण सी बीच में रहेगा। अब ए से स्टार्ट करिए और सी बी की तरफ जाइए, है ना, तो ए से स्टार्ट करोगे तो पहले मिलेगा सी और सी के बाद मिलेगा बी, तो इसको लिख देंगे एंगल ए सी बी, या फिर और भी नाम एंगल बी सी ए, बस इसी को उल्टा कर दिया, बी सी ए लिखिए चाहे ए सी बी लिखिए। ठीक है, ए सी बी या बी सी ए। ठीक है, तो इसमें कोण कितने बन रहे हैं? तीन कोण बन रहे हैं, उन्हीं का दो दो नाम लिख रहा हूं बस। ठीक है, तो एक कोण मुझे यहाँ दिखा, एक कोण यहाँ दिखा और एक कोण यहाँ दिखा। चलो, यहाँ पर एक चीज और समझिएगा, एक और इंपॉर्टेंट कंसेप्ट है कि एक क्या है, एक बंद आकृति है जो रेखाखंडों से मिलकर बनी हुई है। तो यहाँ पर मुझे दिख रहा है सर भुजा कितनी है? भुजा तीन है। और यहाँ पर अगर मैं आपसे कोण पूछूं तो कोण भी तीन। तो ये क्या हमेशा होगा? बिल्कुल, किसी भी आकृति में अगर मैं दो कंडीशन बता रहा हूँ कि अगर वो बंद आकृति है और वो बंद आकृति रेखा खंड से मिलकर बनी हुई है, तो जितने भुजाएं होंगे उतने ही कोण भी होंगे। तो अगर आपसे कभी भुजा या कोण गिनने के लिए बोला जाए तो चाहे आप कोण गिन लीजिए चाहे भुजा गिन लीजिए, दोनों ही बराबर होंगे। जैसे मैं एक और आकृति बना रहा हूँ, यहाँ पर आपको लिखा हुआ मिल रहा है ये वाला कोण। ठीक है, ये आकृति, इसमें मुझे बताइए, अगर मैं आपसे पूछूं कोणों की संख्या बताइए, नंबर ऑफ एंगल्स बताइए, कितने कोण बन रहे हैं? बस नंबर बता दो कितने कोण है। तो आपको दिख रहा है चार कोण है, तो आपको एक कोण दिख रहा है कुछ यहाँ पर, एक कोण मुझे यहाँ दिख रहा है सर कोण नंबर एक, कोण नंबर दो यहाँ पर दिख रहा है कोण नंबर दो, कोण नंबर तीन यहाँ पर दिख रहा है कोण नंबर तीन, और कोण नंबर चार यहाँ दिख रहा है कोण चार। तो आपको सर चार कोण है। ठीक है, कोण का संख्या चार है। अगर मैं आप बोले वो भुजा की संख्या बताइए, साइड कितने हैं? अगेन आप बोले सर साइड भी चार है। आप देखो एक साइड मुझे कुछ यहाँ पर दिख रहा है, एक साइड मुझे यहाँ दिख रहा है, एक दो तीन चार। तो हमने वेरीफाई किया कि जितने भुजाएं होती हैं उतने ही कोण भी होते हैं। कोण और भुजा हमेशा क्या होती है? बराबर होती है, अगर वो बंद आकृति है और वो रेखाखंडों से मिलकर बनी हुई है। ठीक है, समझ में आया? इतना क्लियर है? ठीक है, ये तो काफी आसान था कि भुजा क्या होते हैं, कोण क्या होते हैं। ठीक है, और कोण और भुजा हमेशा क्या होगा? बराबर होगा। अब मुझे बताना कि शीर्ष क्या होता है। एक चीज और हमने बताया कि शीर्ष क्या होता है, वर्टेक्स क्या होता है। ठीक है, तो शीर्ष को समझिएगा। मैंने आपको बोला कोण का शीर्ष क्या होता है। अब अगर मैं दो कोई भी रेखाखंड बना रहा हूँ या किरण बना रहा हूँ, ठीक है, अभी के लिए एक सीधा लाइन समझना, जहां पर ये दोनों पॉइंट मिल रहे हैं, एक मैंने, चलो इसको मैं थोड़ा और डिटेल में बता रहा हूँ। एक हमारे पास कोई लाइन ऐसा है, एक लाइन हमारे पास कुछ ऐसा है, इन दोनों को मैं क्या कर रहा हूँ, इस सिरे को, इसका नाम मैंने दिया मान लो ए बी, और इसका नाम मैंने दिया ए सी। ठीक है, अब मैं इस ए सिरे से इस ए सिरे को मिला रहा हूँ, इसको अगर मैं मिला दूं तो कुछ ऐसा बन जाएगा, कुछ ऐसा बन जाएगा। और आप बोलते हो सर ये जो झुकाव दिख रहा है ना, इसको हम लोग कोण कहते हैं, इसको हम लोग क्या कहते हैं? कोण कहते हैं। तो इस झुकाव को आप कोण कहते हो। लेकिन अगर मैं इस पॉइंट की बात करूं, इस बिंदु की बात करूं, इस कॉर्नर की बात करूं, तो इस कॉर्नर को आप क्या कहते हो? ये हमारा इस कोण का शीर्ष है, इस कोण का शीर्ष है। ये वाला क्या कहलाएगा? इस कोण का भुजा कहलाएगा। ये वाला क्या कहलाएगा? इस कोण का भुजा कहलाएगा। तो ये समझ में आ रहा है कि इस पॉइंट को हम शीर्ष कहेंगे, दो रेखाओं को, एक सेकंड, आपने क्या लिखा है? दो रेखा जहां पर मिलती है उस बिंदु को शीर्ष कहते हैं। दो रेखा जहां पर भी मिलती है ना, या दो भुजा जहां पर मिलती है, अगर बंद आकृति की बात करूं तो जहां पर मिलती है तो इस पॉइंट को हम शीर्ष कहते हैं, इस पॉइंट को हम वर्टेक्स कहते हैं। समझ में आया? अब लिखने का तरीका क्या होगा?
मतलब रिप्रेजेंटेशन में हमें सीखना होगा। देखो यहाँ पर क्या लिखा गया है, कोण का शीर्ष कोण को बनाने वाली दो किरणों रेखा या रेखाखंड। अभी के लिए किरण रेखा रेखाखंड को क्या समझना, एक सीधा लाइन समझना, आगे क्लास में और डिटेल में समझाऊंगा। तो अभी क्या समझना का उभयनिष्ठ बिंदु। अब उभयनिष्ठ बिंदु का मतलब कॉमन पॉइंट। अभी मैंने क्या बताया कि हमारे पास अगर दो भुजा बनाई गई है, तो आप कहोगे सर ये दोनों भुजा को अगर मैं लिख रहा हूँ पी क्यू और यहाँ लिख दिया आर, तो हमें क्या दिख रहा है, पी क्यू पर भी एक पॉइंट पी है और पी आर पर भी एक पॉइंट पी है। तो पी क्या है, उभयनिष्ठ बिंदु है ना। तो आप कहोगे सर जो पी है उभयनिष्ठ है, कॉमन है, इसी पी को हम शीर्ष कह देंगे। ठीक है, इसको आप क्या कहोगे, शीर्ष कहोगे, वर्टेक्स कहेंगे। समझ में आया, ये क्लियर हुआ। ठीक है, तो यहाँ पर देखो अंतर समझना कि कोण को लिखते कैसे और शीर्ष को कैसे लिखते हैं, ये तो काफी इंपॉर्टेंट है। अगर मैंने इसका नाम दे दिया ना ए बी सी डी, अगर मैं इसका नाम दे दिया ए बी सी डी, अगर मैं बोलूँ कि इसके शीर्षों को आप लिख दीजिए, यहाँ पर बड़ा इंपॉर्टेंट चीज बता रहा हूँ, ध्यान से सीखिए। अगर मैं कहता हूं कि इसको शीर्षों को लिखिए, नाम दीजिए, तो शीर्ष को लिखने के लिए इंग्लिश के खाली कैपिटल लेटर को लिखेंगे। ठीक है, आप सिर्फ लिखोगे ए कॉमा बी कॉमा सी कॉमा डी। ठीक है, अगर मैं कोण की बात करूंगा तो कोण लिखने के लिए आपको पूरा नाम लिखना होता है। अगर मैं कोण ए की बात करूं तो ये झुकाव की बात कर रहा हूं, तो आपको लिखना होगा एंगल ए, और एंगल ए पूरा लिखना अगर है हमें, ठीक है, इस पूरे कोण को लिखना, तो आप बोलोगे सर यहाँ पर क्या लिखेंगे, एंगल डी ए बी। कोण ए को लिखा डी ए बी, डी से स्टार्ट किया बी की तरफ गया। अगर मैं कोण बी की बात करूं, कोण बी की बात करूं, चलो इसको स्लैश नहीं लगाते, कॉमा लगा देता हूँ। दूसरा कोण क्या होगा, कोण नंबर 2, कोण नंबर बी को, है ना, कोण बी को अगर मैं लिखता हूँ तो इसको लिखोगे ए बी सी, है ना, ए से स्टार्ट किया सी की तरफ गया, तो इसको लिखोगे एंगल ए बी सी। ठीक है, कोण ऐसे लिखते हैं, कोण का साइन लगाते हैं। कोण सी को अगर लिखना हो तो इसको लिखोगे कोण बी सी डी, बी से स्टार्ट किया और डी की तरफ गया। और कोण डी को अगर लिखना हो, इस कोण को अगर लिखना हो, तो कोण डी को आप लिखोगे एंगल सी डी ए। तो ये समझ में आएगा चार कोण कैसे लिखा हमने, चार कोण लिखने का तरीका और चार शीर्ष लिखने का तरीका समझ में आया कि शीर्ष कैसे लिखते हैं, कोण कैसे लिखते हैं। ठीक है, नाइस। तो यहां पर आप देखकर बताइए कि इस आकृति में शीर्ष कितने हैं, कोण कितने हैं, भुजा कितने हैं। और इससे एक कंसेप्ट भी आप सीखोगे। देखो, आपको ये समझना है कि अगर कभी भी आपसे कोई बंद आकृति दे रखी हो ना, और अगर सिर्फ रेखाखंडों से मिलकर बनी हुई है, तो शीर्षों की संख्या, भुजाओं की संख्या और कोनों की संख्या तीनों ही इक्वल होती है, तीनों बराबर होती है। जैसे आप काउंट करके देख लो, मैंने यहाँ पर काउंट करके दिखा रहा हूँ। अगर आप शीर्ष लिखना चाहो तो शीर्ष क्या होगी, आप बोलोगे सर शीर्ष नंबर 1, शीर्ष नंबर 2 यहाँ पर बन रहा है, शीर्ष नंबर 3 यहाँ बन रहा है, शीर्ष नंबर 4 यहाँ बन रहा है, 5 वर्टेक्स यहाँ बना और छठा यहाँ पर बना। तो आप कहोगे सर शीर्ष गिनकर कितना आया, 6 आया। अब अगर आप भुजा काउंट करने जाओगे तो भुजा कैसे काउंट करोगे, तो आप भुजा दिखोगे, सर एक भुजा मुझे यहाँ दिख रहा है, कौन, भुजा नंबर 1, भुजा नंबर 2, भुजा नंबर 3, भुजा नंबर 4, भुजा नंबर 5 और भुजा नंबर 6। तो आप कहोगे सर भुजा भी हमें 6 दिख रहा है। और ऐसा भी कह सकते हैं, इसको मैं मिटा रहा हूँ, कि जितने भी शीर्ष थे, हर शीर्ष के पास एक कोण बन जाएगा। तो एक कोण मुझे यहाँ दिख रहा है, एक कोण मुझे यहाँ दिख रहा है, एक कोण मुझे यहाँ दिखा, कोण नंबर 4, कोण नंबर 5, कोण नंबर 6। तो हम कहेंगे सर कोण भी हमें 6 दिख रहा है। तो भुजा भी 6 थी, कोण भी 6 थे और शीर्ष भी 6 थे। क्लियर हुआ। तो कोणों की संख्या, भुजाओं की संख्या और शीर्षों की संख्या हमेशा बराबर होगी। ठीक है, अब इसका नाम देने के लिए सीखते हैं कि इसको नेमिंग कैसे करते हैं। ठीक है, इसको नेमिंग कैसे करोगे, तो अगर मैं सिर्फ एक दो सारे नहीं लिख रहा, अगर मैं इस पूरे आकृति का नाम दे दूं, इस आकृति का नाम दे दिया ए बी सी डी ई एफ। ठीक है, अब ए से एफ तक नाम दे दिया। अब मैं जो भुजा की बात कर रहा हूँ ना, बस उस भुजा के नाम लिख दो आप। अगर मैं कह रहा हूँ इस वाले भुजा का नाम लिख के बताइए, जिसको मैंने अभी हाईलाइट किया है, इस भुजा के नाम क्या हो जाएगी, जिसको अभी मैंने हाईलाइट किया है यहाँ पर, इस भुजा का क्या नाम है, इस भुजा का नाम लिख के बताइए, ए एफ। तो आप कहोगे सर इस भुजा का अगर मुझे नाम देना हो तो इसको हम लिख देंगे भुजा नंबर, भुजा ए एफ। ठीक है, ए एफ लिख दिया। अब अगर मैं बोलूं कि इस वाली भुजा के नाम लिख के बताइए, तो आप कहोगे सर ये ई और डी सीरीज को जोड़ रहा है, तो हम कहेंगे सर यहाँ पर लिख देंगे ई डी। ठीक है, तो लिख देंगे ई डी। इस तरीके से लिखोगे तो आपको पता है सर 6 भुजा लिख सकते हैं। अगर मैं सिल्स के नाम लिखना चाहूँ, तो सिल्स का नाम लिखना काफी आसान है, आप तो सीधे लिख दोगे सर ए कॉमा बी कॉमा सी कॉमा डी कॉमा ई कॉमा एफ, बस ऐसे लिख देना। ठीक है, तो बस सिल्स लिखना काफी आसान है, बस अल्फाबेट लिखना है उसका। अब मैं आपसे बोलूं कि आप मुझे पूरा नाम लिख के बताइए, एक कोण के नाम में लिखना चाह रहा हूँ। ठीक है, चलो इसको आपको मैं रहने दे रहा हूँ।
अगर मैं आपसे बोलूं कि इस वाले कोण को आप नाम देकर बताइए, मैं इस कोण की बात कर रहा हूँ, इस कोण की बात कर रहा हूँ, एंगल बी की पूरा नाम बताइए। एंगल बी को अगर मैं पूरा नाम आपसे पूछूं तो आप कैसे लिखोगे? एंगल ए बी सी, वेरी नाइस। तो आप बोलोगे सर ए से स्टार्ट हुआ है, बी की तरफ गया है और सी की तरफ गया है, तो ए बी सी आप लोग सर इसको लिख देंगे एंगल ए बी सी, या फिर इसका उल्टा भी लिख सकते हैं, एंगल सी बी ए भी लिख सकते हैं, दोनों ही चीज सेम है, तो ए बी सी लिख दो चाहे सी बी ए लिख दो। ठीक है। अब अगर मैं कह रहा हूँ कि कौन ई के बारे में बताइए, कौन ई का नाम लिख के बताओ, एंगल ई को आप कैसे लिखोगे, पूरा नाम अगर मैं लिखना चाह रहा हूँ, कौन ई का पूरा नाम, तो कौन ई कैसे बना है? तो एफ ई देखो, भुजा देख लो ना इसका, इसकी भुजा क्या है, तो एक भुजा में दिख रहा है एफ ई और एक भुजा में दिख रहा है डी। ई कॉमन है, ई वर्टेक्स हो गया, तो ई बीच में आ जाएगा, तो आपको सर ई बीच में रहेगा, ई बीच में रहेगा, इसके पहले आ जाएगा एफ, इसके बाद में आ जाएगा डी, तो हम लिखेंगे एंगल एफ ई डी, ऐसा लिख सकते हैं। चलो इसको मिटाकर फिर से सही कर लिख दे रहा हूँ। ठीक है। आप बोलोगे सर कोण ई को अगर आपको लिखना हो ना, तो कोण ई को दो तरीके से लिख सकते हैं, या तो एंगल एफ ई डी लिखोगे तो भी सही है, एफ से डी की तरफ गए हम लोग, या फिर डी से एफ की तरफ भी जा सकते हैं, तो आप बोलोगे सर इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, एंगल डी ई एफ। क्लियर है? तो कुछ ऐसे नाम देना होगा आपको, तो इस तरीके से 6 कोण होगा। इसमें इंपॉर्टेंट क्या है कि भुजा की संख्या, शीर्षों की संख्या, कोणों की संख्या हमेशा बराबर हो। ठीक है। जब भी आपको नाम लिखना हो या काउंटिंग करना हो तो किसी एक चीज को काउंट कर लीजिए। ठीक है। चलिए। अब इस आकृति को देखिए और इस आकृति को देखकर मुझे बताइए कि यहाँ पर भुजाओं की संख्या कितनी है, कोणों की संख्या कितनी है, और शीर्षों की संख्या ही बता सकते हो। चलिए, इस आकृति को देखो ध्यान से और मुझे बताइए कि यहाँ पर भुजाओं की संख्या कितनी है। 8। तो भुजा, कोण और शीर्ष तीनों 8 हो जाएंगे, है ना? तो आपको अगर मैं यहाँ पर बोलूं कि चलो आप मुझे भुजा काउंट करके बताइए, तो सबसे पहले आप यहाँ पर नाम दे दीजिए। ठीक है। यहाँ पर मैंने क्या किया, इसका नाम दे दिया, लिख दिया ए बी सी। अब नाम किसका दे रहा हूँ, इसका शीर्षों का नाम पहले दे रहा हूँ। ठीक है। इसका वर्टेक्स जो है आपका, इस पॉइंट को, कॉर्नर्स को, है ना, जो कॉर्नर्स होते हैं उसी को तो शीर्ष कहते हैं, तो पहले मैंने इस कॉर्नर्स बना दिए, हाईलाइट कर दिए, और इसका फिर नाम दे दूंगा। ठीक है। तो ए बी सी, यहाँ पर मुझे दिख गया डी, यहाँ दिख गया ई, यहाँ दिखा एफ, यहाँ पर दिखा जी, और यहाँ पर एच। ठीक है। अब नाम भी लिख सकते हो आप, सभी भुजा का नाम लिखिए। अगर मैं लिख रहा हूँ पहला भुजा तो आप कहोगे सर ए बी। ठीक है। उसके बाद भुजा मुझे दिख रहा है बी सी, यहाँ पर दिख रहा है बी सी, तो आप कहोगे सर हमारा बी सी आ गया। अगली भुजा सी डी, है ना, सी डी लिख दिया। फिर एक भुजा मुझे दिख रहा है डी ई, है ना, यहाँ पर लिख दिया डी ई। नाम लिखना भी इंपॉर्टेंट है, किस तरीके से आप नाम लिखते हो। अगली भुजा, इस वाले को क्या लिखोगे सर, ई एफ, है ना, एफ ई भी लिख सकते हो, ई एफ भी लिख सकते हो। आगे मुझे लिख रहा है सर जी एफ या एफ जी, है ना, मैं लिख रहा हूँ एफ जी। उसके बाद मुझे लिख रहा है जी एच, तो यहाँ लिख दिया जी एच, और एक मुझे दिख रहा है ए एच या फिर एच ए, है ना, ए एच लिख दिया। ठीक है। कितने दिख रहे हैं, काउंट कर लीजिए, 1 2 3 4 5 6 7 8। ठीक है। तो 8 भुजाएं दिख गई हमें। ठीक है। तो आपको अगर सर भुजाओं की संख्या कितनी थी, अगर कोई आपसे काउंटिंग करने पूछे तो आपको सर भुजा हमारी कितनी थी, 8 थी। क्लियर है? भुजा 8 हो गई। नाइस। ठीक है। अब अगर आपसे बोलूं चलो मुझे शीर्षों की संख्या बताइए, मैं कौन नहीं पूछ रहा, मैं आपसे पूछ रहा हूँ कि शीर्षों की संख्या कितनी रहेगी। शीर्ष कितने, तो शीर्ष भी 8 रहेंगे, है ना, शीर्ष भी 8 रहेंगे। आपको मैंने यहाँ पर बताया, नाम तो आपने दे ही दिया था। चलो इसको मैं क्या कर रहा हूँ, इस पॉइंट को हाईलाइट करिए, 1 2 3 4 5 6 7 8, तो आपको कहोगे सर 8 शीर्ष है। अब कोण की संख्या अगर आपसे कोई पूछे तो क्या बोलोगे, कोण कितने रहेंगे यहाँ पर, कोण भी 8 रहेंगे, हर एक शीर्ष पर एक कोण बन जाएगा। अब समझिएगा, जब भी मैं कोण बोलूंगा ना, तो इस बंद आकृति में अंदर वाले कोण आपको बताने हैं। तो अंदर वाला कोण देखिए कैसे रिप्रेजेंट करते हैं, कई बार आपको ना रिप्रेजेंट करने के लिए बोला जाएगा कि आप बनाकर दिखाइए, तो देखो यहाँ पर इंपॉर्टेंट है कि आप बनाते कैसे हो। तो कोण नंबर 1 आपका मिलेगा यहाँ पर, कोण 1। आप कैसे भी नंबरिंग कर सकते हो, यहाँ पर कोई जरूरी नहीं कि जैसे मैं नंबरिंग कर रहा हूँ वैसे ही आप करो। तो कोण 1 होगा, कोण नंबर 2 यहाँ दिखेगा, कोण नंबर 3 यहाँ दिखेगा, कोण नंबर 4 यहाँ दिखेगा, कोण 5 यहाँ दिखेगा, कोण 6 यहाँ दिखेगा। कोण 7 कहाँ पर है, देखो कोण 7, आप बोलोगे सर ये वाला बनेगा, कोण 7 ऐसे बनेगा, यहाँ पर अंदर की तरफ आपको बनाना है। तो जब भी आपको रिप्रेजेंट करने के लिए बोला जाए तो अंदर वाले कोण को बनाइएगा, यहाँ पर बाहर वाले कोण की बात हम नहीं कर रहे। ठीक है। तो हमें किसकी बातें करनी है, अंदर वाले कोण की। अब ये कैसा कोण है, इसके बारे में हम लोग अगले क्लास में देखेंगे। ठीक है। अगले की क्लास में देखेंगे कि कोण का प्रकार कैसा है। ठीक है। तो कभी भी अगर कोई आपसे पूछे तो आप बस किसी भी एक चीज को काउंट कर लीजिए, ये तीनों बराबर हो जाएंगे। ठीक है। चलिए। अगला है आपके पास
इस आकृति को देखिए और इस आकृति को देखकर मुझे बताइए कि यहाँ पर कितने भुजाएं हैं, कितने शीर्ष हैं और कितने कोण हैं। ठीक है, चलिए इसके लिए मैं क्या कर रहा हूँ, एक चीज आपको मैं यहाँ पर बना दे रहा हूँ, इसके नाम दे रहा हूँ। ठीक है, इस आकृति का मैं नाम दे रहा हूँ ABCDEFGHIJ। ठीक है, तो 10 कह रहे हो आप। ठीक है, तो आपको दिख जाएगा सर यहाँ पर अगर मैं काउंटिंग करना स्टार्ट कर दूं तो मैं भुजा कोण शीर्ष तीनों काउंट, सभी चीज काउंट करनी है। तो मैं क्या काउंट करता हूँ, सबसे आसान है शीर्ष काउंट करना, तो वर्टेक्स काउंट कर लीजिए। तो शीर्ष अगर काउंट करोगे तो मिलेगा 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। हाँ, सब कुछ 10 है ना, तो आपको अगर सर शीर्षों की संख्या जब हमने काउंट किया तो शीर्ष हमारे पास 10 आ गया। बाकी कुछ भी काउंट करने की जरूरत नहीं है, अगर हम काउंट करेंगे भी तो हमें क्या दिखेगा, सर शीर्ष 10 थे, तो आप कह सकते हो सर भुजा भी कितनी होंगी, बंद आकृति है तो बिल्कुल भुजा भी 10 होगी। और अगर मैं आपसे बोलूं कि कोण कितने होंगे, तो जितने भी शीर्ष है सभी शीर्षों के ऊपर एक एक कोण बनेगा, तो आपको सर कोण भी 10 होंगे। ठीक है, तो शीर्ष भी 10 है, भुजा भी 10 है, कोण भी 10 है। बस भुजा ध्यान दीजिएगा, ये सारी को भुजा कहेंगे जिन रेखाखंडों से मिलकर बनी हुई है, और कोण आपको पता है दो भुजाओं के बीच के झुकाव को कहेंगे। ठीक है, चलिए तो अगर मैं एक फिगर और बनाता हूं यहां पर, मुझे बताना अगर मैं ऐसे फिगर बना दूं, मुझे बताइए इस आकृति में आपको कितने कोण दिख रहे हैं। बस मैं आपसे पूछ रहा हूं कोण की संख्या बताइए, नंबर ऑफ एंगल्स, कोणों की संख्या 7। तो आप क्या करोगे, कोण गिनने से बेटर कि मैं शीर्ष गिन दूं सर, वर्टेक्स गिन दो। तो वर्टेक्स क्या होता है, शीर्ष क्या होता है, इस कॉर्नर्स को शीर्ष कहते हैं। तो एक, आप कहोगे सर यहाँ पर मुझे दिख रहा है 2, यहाँ पर मुझे दिख रहा है 3, यहाँ मुझे दिखा 4, यहाँ मुझे दिखा 5, यहाँ दिखा 6 और यहाँ दिख रहा है 7। तो आप कहोगे सर कोण की संख्या कितनी रहेगी, जितने शीर्ष रहे होंगे। तो आप कहोगे सर कोण भी कितने रहेंगे, 7 रहेंगे। यहाँ पर आप भुजा भी काउंट करोगे तो 7 ही आएगा, है ना, 7 भुजा रहेंगे, 7 कोण रहेंगे, 7 शीर्ष रहेंगे। अगर रिप्रेजेंट करने के लिए बोल दिया जाए तो आप कहोगे सर देखिए सर एक मुझे यहाँ दिख रहा है कोण नंबर 1 के पास, कोण नंबर 2 यहाँ दिखा। देखो रिप्रेजेंटेशन इंपॉर्टेंट है, कैसे करेंगे, कोण नंबर 3 एक यहाँ पर आ जाएगा। देखो कोण नंबर 3 को आप ऐसे बनाओगे, अंदर वाला कोण, ये वाले कोण की बात कर रहे हैं। ठीक है, बस यही इंपॉर्टेंट है। कोण नंबर 6 ऐसे बनाएंगे, कोण नंबर 4 ऐसे बनाएंगे और कोण नंबर 5 ऐसे बनाएंगे। ठीक है, तो कुछ इस तरीके से रिप्रेजेंट करते हैं। क्लियर हुआ इतना, चलिए। तो ये अगर क्लियर है तो मैं आपसे पोल में कुछ क्वेश्चन पूछ रहा हूँ कि जितने कोण होंगे उतने ही भुजा होंगे, उतने ही शीर्ष होंगे। ठीक है, चलिए। तो आपका जो क्वेश्चन है इस टॉपिक का पहला क्वेश्चन है, काफी आसान सा। इस आकृति में आपको भुजा और कोण की संख्या बतानी है। ठीक है, तो अभी चैट बंद रहेगा, आपको आंसर पोल सेक्शन में देना है। ठीक है, बस पोल में ऑन कर दे रहा हूँ, काफी आसान क्वेश्चन है, इसमें ज्यादा समय नहीं लगेगा। बस आपको बताना है कि इस आकृति में भुजाओं की संख्या कितनी है और कोणों की संख्या कितनी है। नाइस, बहुत ही बढ़िया, बहुत आसान क्वेश्चन है। आप चाहे भुजा काउंट कर लीजिए चाहे शीर्ष काउंट कर लीजिए, या भुजा और शीर्ष तो बराबर होंगे। ठीक है, चलिए तो बस 10 सेकंड रुक रहे हैं, 10 सेकंड में इसको एंड करेंगे और डिस्कस करेंगे। ठीक है, मतलब इसके आंसर को देखेंगे क्या होगा हमारा आंसर। अभी क्लास में 6 बच्चे हो जिनका आंसर नहीं आया है। ठीक है, तो बस बैठे मत रहिए, पार्टिसिपेट कीजिए, जितने भी पोल में क्वेश्चन पूछे जाते हैं सभी का आंसर दीजिए। ठीक है, काफी अच्छा मौका है, काफी आसान क्वेश्चन है, सभी आंसर सही करोगे आपकी एक अच्छी रिपोर्ट बनेगी। ठीक है, लास्ट 5 सेकंड रुक रहे हैं, 5 4 3 2 1। चलो, तो अभी मैं पोल को एंड कर रहा हूँ और देखते हैं कि यहाँ पर आंसर क्या होगा। बस आपको बोला जा रहा है भुजा या कोण की संख्या काउंट करिए। तो मैं अगर शीर्ष की सॉरी भुजा और शीर्ष काउंट करिए तो मैं शीर्ष ही काउंट कर दे रहा हूँ। आप बोलोगे सर एक इसका नाम पहले दे दो, ABCDE, इसका नाम दे दिया है ना। तो ABCDE जैसे ही नाम दिया हमने तो आपको दिख गया सर यहाँ पर 5 शीर्ष है, एक A दिखा, एक मुझे B दिखा, 2 यहाँ पर मुझे दिख रहा है, C 3, D 4 और E 5, है ना। कह सकते हैं सर 5 शीर्ष होंगे। अब 5 शीर्ष है तो 5 भुजा भी हो जाएगी, एक भुजा मुझे दिख रहा है A, 1 2 3 4 5, तो 5 भुजा भी है 5 शीर्ष भी है। तो ऑप्शन नंबर ए में बिल्कुल सही है, 5 भुजा है 5 शीर्ष है। समझ में आया ना, सभी का आंसर सही था।
ठीक है। ऐसे भी चेक कर सकते हो सर, भुजा शीर्ष तो बराबर होगा, तो ऑप्शन नंबर ए में दिख रहा है दोनों बराबर, यहाँ पे तो अलग अलग आ गया, यहाँ अलग अलग आ गया, यहाँ अलग अलग आ गया, तो ये सारे गलत हो जाएंगे, तो सीधे कहेंगे सर ऑप्शन ए सही था। ठीक है, काफी आसान क्वेश्चन था जो सभी के सही थे। ठीक है, अब इस फिगर को आप देखिए और मुझे बताइए कि यहाँ पर कितने कोण है। ठीक है, कोणों की संख्या बतानी है आपको, आसान क्वेश्चन है, अगेन बहुत ही सिंपल है। दी गई आकृति में कोणों की संख्या बताइए, नंबर ऑफ एंगल्स, कितने कोण है यहाँ पर। बस हड़बड़ी नहीं करना, आराम से देखिए। आपको मैंने बताया कि या तो आप जो भी आपको आसान लगते हैं, भुजा, कोण या शीर्ष, तीनों ही बराबर होंगे। तो या तो आप भुजा काउंट कर लो, या तो आप शीर्ष काउंट कर लो, या फिर आप कोण काउंट कर लो, हर एक शीर्ष के लिए कोण बनेगा, है ना। हमें अंदर वाले कोण की गिनती करनी है। ठीक है, अंदर में कितने कोण बन रहे हैं। ठीक है, तो क्या आंसर होगा इसका, या तो आप भुजा काउंट करो, या तो आप शीर्ष काउंट करो, या तो आप कोण काउंट करो। आपको पता है भुजा, कोण और शीर्ष बराबर होते हैं। बढ़िया, बहुत बढ़िया, आसान क्वेश्चन है, ऑलमोस्ट सभी का आंसर आ गया है। तो कुछ देर और वेट करते हैं, 10 सेकंड और रुकते हैं, 10 सेकंड में एंड करके डिस्कस करेंगे। ठीक है, लास्ट 10 सेकंड्स, लास्ट 5। अभी भी कुछ बच्चे हो जिनका आंसर नहीं आया है, बाकी सभी का आ गया है। 5 4 3 2 1। चलिए अभी एंड करूं, तो चलो अभी पोल को मैं एंड कर रहा हूं, और आपके लिए चैट ओपन है, कोई भी डाउट हो तो बताइएगा, या फिर आंसर भी लिख सकते हो अगर किसी रीजन से आप पोल में नहीं कर पाए हो आंसर। देखो यहाँ पर मैंने आपको सीधे कंसेप्ट को क्या बताया है, आपसे या तो कोण पूछा जाए, शीर्ष पूछा जाए, या भुजा पूछा जाए, जो भी आपको आसान लगता है वो काउंट कर दीजिए। तो मैं क्या काउंट कर रहा हूँ, यहाँ पर शीर्ष काउंट करता हूँ। ठीक है, आपको अगर सर यहाँ पर मार्क कर दीजिए, एक दो सारे शीर्षों को मैंने मार्क कर रहा हूँ। ठीक है, कुछ इस तरीके से आपने मार्किंग किया। अब इसका क्या करोगे, आप नंबरिंग कर दोगे। ठीक है, चलो इसको मैं गिनती करता हूँ, पहले मार्क कर देता हूँ। ठीक है, अब यहाँ पर आप काउंट करिए कितने शीर्ष बन गए। तो आपको दिख रहा है सर 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12। तो आपने बोला सर 12 शीर्ष है ना, 12 शीर्ष है तो 12 कोण भी रहेंगे, है ना, हर शीर्ष के पास एक कोण बनेगा। चलो मैं कोण को नंबरिंग कर देता हूँ। कोण को आप कैसे रिप्रेजेंट करोगे, कई बार आपसे बोला जाता है ना कि कोण को रिप्रेजेंट करके बताइए, दिखाइए कहाँ कहाँ पर कोण बन रहे हैं। तो आप बोलोगे सर यहाँ पर क्या आएगा, एक कोण मुझे यहाँ दिख रहा है, कोण नंबर 1, कोण नंबर 2, यहाँ पर दिखा कोण नंबर 3, यहाँ पर दिखा कोण नंबर 4, कोण नंबर 5, यहाँ पर एंगल नंबर 6 या फिर कोण 6, कोण 7 और कोण 8। 8 कोण तो काफी आसानी से दिख गए। अब और 4 कोण कहाँ पर आएंगे, तो आप देखो एक कोण मुझे यहाँ पर दिख रहा है, इस वाले शीर्ष के ऊपर एक कोण दिखेगा अंदर की तरफ, कोण नंबर 9। एक कोण यहाँ पर दिख रहा है, कोण नंबर 10। एक कोण यहाँ दिख रहा है, कोण नंबर 11, और यहाँ पर दिख रहा है कोण नंबर 12, है ना। तो कहेंगे सर 12 कोण बन रहे हैं अंदर की तरफ। ठीक है, तो आंसर क्या आएगा, ऑप्शन नंबर सी, जो आप सभी के आंसर थे। एक दो आंसर गलत आया था, बाकी सभी के आंसर सही थे। 8 नहीं होगा, समझ में आता ना क्यों नहीं होगा, क्योंकि अंदर में 12 कोण बन रहे हैं, क्योंकि 12 शीर्ष था, तो 12 वर्टेक्स से तो 12 कोण भी बनेंगे, है ना। तो हर शीर्ष के पास एक कोण। क्लियर, इतना क्लियर। ठीक है, चलिए तो अगला क्वेश्चन करके बताइए। अगर मैं बोल रहा हूँ कि यहाँ पर शीर्षों की संख्या बताइए, नंबर ऑफ वर्टेक्स, तो वर्टेक्स कितने, ये तो और भी आसान क्वेश्चन हो गया, है ना। तो वर्टेक्स काउंट करना तो बहुत ही आसान है। तो अभी मैं पोल ऑन कर दे रहा हूँ, क्वेश्चन नंबर 3 है आपके लिए। इस आकृति को देखिए, बताइए यहाँ पर शीर्षों की संख्या कितनी है, वर्टेक्स कितने हैं, शीर्ष कितने हैं, वर्टेक्स कितने हैं। चलिए काउंट करिए, बहुत ही आसान क्वेश्चन है। ये तो अभी तक जितना भी क्वेश्चन पूछा उसमें भी काफी आसान है। चलिए तो अभी लास्ट 10 सेकंड रुकते हैं, इसमें कुछ भी आपको सॉल्व नहीं करना है, बहुत जल्दी आप आंसर कर सकते हो। लास्ट 10 सेकंड्स, दो तीन बच्चे और हो जिनका आंसर दिया है, एक बच्चे और हो बस। लास्ट 5 सेकंड रुकते हैं, 5 4 3 2 1। नाइस, तो यहाँ पर जितने आंसर आए हैं सभी के आंसर सही हैं।
और आंसर सभी के सही है। इसका मतलब सभी को समझ में आ रही है कि वर्टेक्स कैसे काउंट करते हैं। आपको पता है सर शीर्ष क्या होता है, जहां पर भी दो भुजा मिलेगी वहां पर शीर्ष बन जाएगा। तो एक शीर्ष यहाँ दिखा, एक शीर्ष यहाँ दिखा, दो, इसको बोलोगे सर शीर्ष नंबर 3, शीर्ष नंबर 4, शीर्ष नंबर 5। तो आपको सर 5 शीर्ष है, भुजा भी 5 रहे होंगे, कौन भी 5 रहे होंगे। तो ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही है। ठीक है, जो सभी के आंसर थे, बहुत ही आसान था, है ना। तो ये टॉपिक शीर्ष भुजा कोण को काउंट करना तो बहुत आसान लगा, काफी आसान है, काफी जल्दी से आप समझ भी गए तीनों चीजों क्या होती है, नाम कैसे लिखते हैं और उसको रिप्रेजेंट कैसे करते हैं, काउंटिंग कैसे करते हैं। जो अगला टॉपिक है हमारा, अगला टॉपिक है बिंदु। अब बिंदु तो आपको पता है पॉइंट क्या होता है, एक सिंपल सा डॉट होता है जो आप पेन से आप अपने कॉपी पर अगर आप एक मार्क बनाओगे तो जो डॉट बनता है उसी डॉट को बिंदु कहते हैं, पॉइंट कहते हैं। पॉइंट के पोजीशन के आधार पर जो उसकी स्थिति है, स्थिति के आधार पर पॉइंट को दो तरह से हम लोग समझते हैं, या तो कोलिनियर पॉइंट होंगे या फिर नॉन कोलिनियर पॉइंट होंगे, या तो बिंदु संरेख होंगे या फिर असंरेख होंगे। तो संरेख बिंदु क्या होता है और असंरेख बिंदु क्या होता है, कोलिनियर क्या होता है, नॉन कोलिनियर क्या होता है। तो संरेख असंरेख पढ़ने के पहले देखते हैं बिंदु क्या है, ठीक है, पॉइंट क्या है। तो पॉइंट को सिंपली आप कैसे डिफाइन करोगे, बिंदु क्या है, कागज पर एक डॉट के समान है ना। जैसे कि मान लो अगर आपके पास एक पेन है, आप पेन से अपने कॉपी पर एक डॉट लगाओगे, है ना, कुछ इस तरीके से, तो आप कहोगे सर यहाँ पर जो आकृति हमको बहुत छोटा सा दिखता है, उसी आकृति को हम डॉट कहते हैं या फिर बिंदु कहते हैं, पॉइंट कहते हैं। कुछ इस तरीके से आप रिप्रेजेंट करते हो ना, कुछ ऐसे बना दोगे अपने चौक से अपने ब्लैक बोर्ड पर, है ना, किसी भी सरफेस पे बना सकते हो। दूसरी बात यहाँ पर इंपॉर्टेंट है कि आप इसका नाम कैसे दोगे। अगर मैंने यहाँ पर कुछ पॉइंट बना दी, तो इस पॉइंट को आप नाम देने के लिए इंग्लिश के कैपिटल लेटर का यूज करते हो, कभी भी स्मॉल लेटर नहीं यूज करते। ठीक है, तो आप बोलोगे सर यहाँ पर लिख देंगे कैपिटल ए, कैपिटल बी, कैपिटल सी। इससे हमें पता चलेगा कि हम बिंदु ए की बात कर रहे हैं, हम बिंदु बी की बात कर रहे हैं, बिंदु सी की बात कर रहे हैं। ठीक है, कुछ भी लिख सकते हैं, बिंदु पी लिख सकते हैं, बिंदु एम लिख सकते हैं ना। पॉइंट को अलग अलग इंग्लिश के कैपिटल लेटर यानी बड़े अक्षरों से यूज करते हैं रिप्रेजेंट करने के लिए। ठीक है, नाम ऐसा दे दिया, जितनी भी आकृति होंगी सभी को नाम देते हैं। अब पॉइंट में एक बड़ा इंपॉर्टेंट चीज होता है कि पॉइंट के प्रॉपर्टी क्या होते हैं, गुण क्या होते हैं। तो पॉइंट में ध्यान रखिएगा, पॉइंट बहुत ही सूक्ष्म है, बहुत ही छोटा है। तो अगर बहुत छोटा है तो उसमें ना ही कोई लंबाई होती है, ना ही चौड़ाई होती है, ना ही ऊंचाई होती है। तो कह सकते हो सर इसमें कोई भी लेंथ नहीं होती, लंबाई के लिए मैं एल लिख रहा हूँ, चौड़ाई के लिए मैं बी लिख रहा हूँ, ब्रेथ बी नहीं होती है, और हाइट नहीं होती है, ऊंचाई भी नहीं होती है। जैसे कि आपके पास अगर पेन है तो इस पेन की एक लंबाई है ना, आपको भी सर इसकी एक लंबाई है। आपके पास जो बुक है तो उस बुक की कहोगे सर एक लंबाई भी है, एक चौड़ाई भी है, एक ऊंचाई भी है, मोटाई भी है ना। लेकिन पॉइंट के पास क्या है, पॉइंट तो बहुत ही सूक्ष्म है, इतना सूक्ष्म है कि अगर पॉइंट बनाऊंगा तो आपको दिखेगा भी नहीं। तो मैं अगर इतना बड़ा बना रहा हूँ तो इसमें आप कह सकते हो हमें तो कुछ लंबाई दिख रही है इसकी, है ना। लेकिन मैं इतना बड़ा इसलिए बना रहा हूँ ताकि आपको दिख पाए, अगर मैं बहुत छोटा बनाऊं तो आपको दिखेगा भी नहीं, है ना। तो आप कहोगे सर ये क्या है, इसमें ना ही लंबाई है, ना ही चौड़ाई है, नहीं ऊंचाई है। तो ये इंपॉर्टेंट है, इसको नोट कर लीजिएगा। ठीक है, ये आपके एग्जाम में पूछा जाता है कई बार। ठीक है, तो पॉइंट में ना ही लंबाई होगी, ना ही चौड़ाई होगी, ना ही ऊंचाई होगी। ठीक है, चलिए अगला जो कंसेप्ट है जो मैंने आपको बताया, संरेख और असंरेख बिंदु। तो संरेख बिंदु क्या होता है, उसके पोजीशन के आधार पर देखो क्या लिखा गया है। यदि तीन या तीन से अधिक बिंदु एक सीधी रेखा पर स्थित है तो उसको संरेख बिंदु कहेंगे। मतलब अगर मैं कोई पॉइंट बनाऊं और वो पॉइंट एक ही लाइन में स्थित है, जैसे कि आप बड़ा आसानी से समझ सकते हो, आप स्कूल जाते हो तो स्कूल में क्लास में बैठने के पहले आप लोग प्रेयर करते हो, प्रार्थना करते हो। प्रार्थना करने के लिए आपको एक सीधी पंक्ति में खड़े होते हो ना, सीधा लाइन में खड़े होते हो, एक के बाद एक। तो अगर सीधी रेखा में आप अगर खड़े हो तो इसको क्या कहें, संरेखीय खड़े हो ना, कोलिनियर हो आप। मतलब अगर कुछ पॉइंट में एक लाइन पर कुछ पॉइंट बना दूं, है ना, एक लाइन पर मैंने कुछ पॉइंट बना दिया, एक पॉइंट मैंने बनाया पी, एक पॉइंट मैंने बनाया क्यू, और एक पॉइंट बनाया मैंने आर। तो ये सारे पॉइंट क्या हो जाएंगे, इसको हम कहेंगे कोलिनियर पॉइंट। ठीक है, क्योंकि ये सारे तीनों क्या है, एक ही लाइन पर स्थित है। समझ में आया, ये तीनों क्या है, एक ही लाइन पर स्थित है। तो कहेंगे सर ये संरेखीय है, एक सीधी रेखा पर स्थित है। क्लियर है। मैं और भी बिंदु बना दूं, बिंदु एस बना दिया तो ये भी एक ही रेखा पर स्थित है। आप चेक कैसे करोगे, मान लो अगर मैं यहाँ पर कुछ पॉइंट बना दूं, ठीक है, कुछ पॉइंट बना दूं और आपसे बोलूं कि चेक करके बताइए कि कोलिनियर है या नहीं, संरेख है कि नहीं है। तो आप क्या करोगे, इससे जाते हुए एक लाइन खींचोगे। अगर ये तीनों एक ही लाइन पर आ गया, है ना, तीनों आप देख रहे हो कि एक ही लाइन पर आ गया, बिंदु पी क्यू आर, तो आप कहोगे सर ये क्या है, ये संरेख है हमारा, ये कोलिनियर है। समझ में आया, कोलिनियर क्या होता है समझ में आया। तो आप बस उसको ज्वाइन कर दोगे, सभी पॉइंट को ज्वाइन कर दीजिए। ज्वाइन करने के बाद आपको दिखेगा कि एक ही लाइन पर स्थित है, एक सीधी रेखा पर स्थित है, तो कहेंगे संरेखीय है, कोलिनियर है। ठीक है, समझ में आया। अब यहाँ पर देखो एक चीज लिखा गया था, एक बड़ा इंपॉर्टेंट चीज है, तीन या तीन से अधिक क्यों लिखा गया।
क्योंकि 3 या 3 से अधिक पॉइंट को ही हम संरेखीय या असंरेखीय रूप में समझ सकते हैं। अगर 2 पॉइंट रहेगा ना, तो 2 पॉइंट हमेशा संरेखीय होगा। जैसे 2 पॉइंट आप कहीं भी बना लो, 2 पॉइंट आप कैसे भी बना लो, वो हमेशा संरेखीय होगा। जैसे यहाँ पर एक पहला आकृति देखो, एक पॉइंट बनाया गया ए और बी, तो अगर सिर्फ हमारे पास 2 पॉइंट है, तो एक लाइन तो ऐसा होगा ही जो इन दोनों से गुजर जाए, है ना। एक लाइन जरूर होगा जो मैं इन दोनों से गुजार कर बना लूँ, ठीक है। चाहे मैं अगर ऐसे बना लूँ, पी और क्यू लिखा गया, तो अगर सिर्फ मेरे पास 2 पॉइंट है, तो एक लाइन तो चला ही जाएगा इससे, पी क्यू से पास होते हुए। अगर मैंने एक और 2 पॉइंट बनाया, एक्स और वाई, तो एक लाइन तो जरूर होगा जो एक्स और वाई से गुजर जाए, है ना, एक्स वाई से गुजर जाए। तो आप कहोगे सर 2 बिंदु हमेशा ही संरेख होते हैं, 2 बिंदु हमेशा संरेख हो। संरेख है या नहीं है, वो क्वेश्चन तब उठेगा जब 2 से अधिक बिंदु रहे, मतलब 3 या 3 से अधिक रहे, ठीक है। तो ये इंपॉर्टेंट है कि 2 बिंदु क्या है, हमेशा ही संरेख होते हैं। ये काफी बार पूछा जाता है। क्लियर है, समझ में आया कि 2 बिंदु हमेशा क्या होंगे, संरेख होंगे, कोलिनियर होंगे। 2 पॉइंट्स आर ऑलवेज कोलिनियर। 2 पॉइंट आप कैसे भी बना दो, 2 पॉइंट आप अपने कॉपी पर एक बिंदु यहाँ बना लो, एक बिंदु कुछ यहाँ बना लो, तो एक लाइन जरूर होगा, इसका मैंने नाम दे दिया मान लो पी और क्यू। तो एक लाइन जरूर होगा जो इन दोनों से आप लेकर जा सकते हो, ठीक है। एक लाइन मैंने बना दिया पी क्यू, ठीक है, तो एक लाइन जरूर चला जाएगा। तो 2 बिंदु हमेशा कोलिनियर होगा, कैसे भी आप बना, ठीक है। असंरेख बिंदु क्या होगा, असंरेख बिंदु समझ सकते हो, जैसे संरेख समझा, 3 या 3 से अधिक बिंदु अगर एक सीधी रेखा पर स्थित नहीं है तो उसको असंरेख कह देंगे, नॉन कोलिनियर कह देंगे। जैसे आप रोड को इमेजिन कर लो, ये हमारा सड़क है, इस सड़क पर जब लोग चलते हैं तो लोग एक लाइन बनाकर नहीं चलते हैं ना। कोई यहाँ पर चल रहा है, या मान लो गली है, तो कोई यहाँ पर चल रहा है, कोई यहाँ चल रहा है ना, कोई यहाँ चल रहा है, तो एक सीधी लाइन पर चल रहे हैं क्या, नहीं, सब अलग अलग चल रहे हैं ना। तो आप कहोगे सर इसको क्या कहेंगे, असंरेख, है ना, इसको क्या कहेंगे, असंरेख, ठीक है। तो अगर रोड पे आप चल रहे हो तो असंरेख होते हो, कोलिनियर, नॉन कोलिनियर हो, ठीक है। तो अगर मैं कोई पॉइंट ऐसे बनाऊं, एक पॉइंट ऐसे बनाऊं, एक पॉइंट ऐसे बनाऊं, इसका नाम दे दिया पी क्यू आर। तो अगर आप इसको ज्वाइन करोगे, इस पॉइंट को मैंने मिला दिया, ठीक है, इन सभी पॉइंट को मैंने मिलाया, तो आपको क्या दिख रहा है, एक सीधा लाइन दिख रहा है क्या, 2 अलग अलग लाइन मिल गया। तो आपको बोलेगा सर एक पी क्यू लाइन मिल गया और एक क्यू आर लाइन मिल गया, तो हम कहेंगे सर ये क्या है, असंरेख, है ना। तो ये अलग अलग लाइन मिल गया ना, तो इसको कहेंगे असंरेख, नॉन कोलिनियर। समझ में आया। तो नॉन कोलिनियर कैसा होगा, जो एक ही रेखा पर स्थित नहीं होगा, इसको आप मिलाओगे तो कुछ ऐसा बनेगा, है ना। इन सभी को आपने मिलाया, देखो एक सीधी लाइन नहीं बन रही है, अलग अलग लाइन बन गई, तो इसको कहेंगे सर असंरेख। इसका पोजीशन कैसा है, असंरेख है। क्लियर हुआ, ये समझ में आया असंरेख क्या होगा, नॉन कोलिनियर क्या होगा। तो एक ही रेखा पर नहीं स्थित होगी, नॉन कोलिनियर होगा। अगर मैंने कोई पॉइंट यहाँ बनाया, एक पॉइंट यहाँ बनाया, एक पॉइंट यहाँ बनाया, तो आप अगर इन दोनों को मिला दीजिए, देखो आप इन दोनों को जैसे ही मिलाओगे, बस 2 को मिलाने से पता चल जाएगा, ये समझिए। अगर मैंने बस 2 पॉइंट को ही मिलाया, ठीक है, तो आपको क्या दिखेगा, जैसे ही सर आपने 2 पॉइंट को मिलाया, मुझे दिख रहा सर ये तीसरी बिंदु जो है इस वाले लाइन पर नहीं आया, है ना, ये तीसरा बिंदु जो है इस वाले लाइन पर नहीं आया, तो कहेंगे सर ये तीनों क्या है, असंरेख है। ये तीनों क्या है, असंरेख है, नॉन कोलिनियर है, एक लाइन पर स्थित नहीं, ठीक है। तो यहाँ पर 3 चीज आपने सीखा, बिंदु क्या होता है, संरेख बिंदु क्या होता है जो एक ही रेखा पर स्थित हो, और संरेख क्या होता है जो एक ही रेखा पर स्थित नहीं हो, ठीक है। तो एक मैं क्वेश्चन आपसे पूछ रहा हूँ, मुझे बताओ अगर मैं यहाँ पर कुछ इस टाइप से एक फिगर बना दूं, ठीक है, एक फिगर मैंने बनाया और यहाँ पर कुछ पॉइंट का मैं नाम दे रहा हूँ, ठीक है, ये समझिएगा। मैं इस पॉइंट को नाम दे दिया पी, इस पॉइंट को मैंने नाम दिया क्यू, इस पॉइंट को नाम दिया आर, इस पॉइंट को नाम दिया एस, और इस पॉइंट को नाम दिया टी। मुझे बताइए अगर मैं लिख रहा हूँ, ट्रू फॉल्स बताना सही है कि गलत है। मैं लिख रहा हूँ बिंदु पी आर टी, इसको मैं कह रहा हूँ कि ये संरेख है, ये सही है कि गलत है, बस ये बताइए, पी आर टी संरेख है या नहीं। आप क्या करोगे, पी आर टी को मिला दोगे, तो पी आर टी कुछ ऐसा दिख रहा है, आप बोल सकते तीनों एक ही रेखा पर स्थित है, इसको अगर मैं मिलाऊंगा तो मुझे क्या दिख रहा है, ये तीनों एक ही रेखा पर स्थित है, तो कहेंगे बिल्कुल ये सही है सर, ट्रू है ये, ठीक है। अगर मैं लिख रहा हूँ कि बिंदु एस क्यू टी ये संरेख है, तो ये क्या है, सही है कि गलत है, एस क्यू टी संरेख है, ये सही है क्या। तो एस को खोजिए कहां पर है, एस यहाँ पर है, क्यू यहाँ पर है और टी यहाँ पर है, इसको आप अगर मिलाओगे तो क्या मिलेगा, देखो एस क्यू टी को मिलाओगे तो एक एस क्यू दिखा और एक क्यू टी दिखा, तो हमें 2 अलग अलग लाइन दिख रहा है, तो हम कहेंगे सर ये क्या है, असंरेख है, जबकि यहाँ संरेख लिखा गया तो ये गलत हो जाएगा, ठीक है, तो ये गलत है। क्लियर है, समझ में आया। चलो, तो ऐसे क्वेश्चन भी पूछे जा सकते हैं कि ट्रू है कि फॉल्स है। तो अभी मैं क्वेश्चन पूछ रहा हूँ, इतनी चीज समझ में आई है तो जल्दी से मुझे वाई लिख के बताइए सभी लोग, कोई भी डाउट है तो मैं अभी रुक रहा हूँ, डी लिख दो या फिर एन लिख दो।
समझ में आई तो वाई लिख दीजिए, वाई है, चलो ठीक है। तो अभी आपके लिए क्वेश्चन है, पहला क्वेश्चन तो बहुत ही आसान है इस टॉपिक का। तो आपको बस बताना है यहाँ पर कि इन चारों आकृति में, चारों ऑप्शन में चार आकृति दिख रही है ना आपको, आपको बताना है कि कौन से आकृति में दिए गए सारे बिंदु संरेख हैं, कोलिनियर है, मतलब एक ही सीधी रेखा पर स्थित होनी चाहिए। बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है, बहुत ही सरल क्वेश्चन है। इसके बाद एक क्वेश्चन और करेंगे, वो इंपॉर्टेंट है, ये तो बहुत ही आसान क्वेश्चन है, ऐसे इंपॉर्टेंट ये भी है, ऐसा मत समझना, सारे कंसेप्ट इंपॉर्टेंट होते हैं, ठीक है। कोलिनियर पॉइंट्स, तो आपको देखना है कि किस ऑप्शन में दिए गए सारे बिंदु एक ही रेखा पर स्थित है, यानी एक संरेख बिंदु है। तो लास्ट 15 सेकंड रुकते हैं। देखो आज की क्लास में आपको कोई भी कैलकुलेशन नहीं करनी है, ठीक है, काफी जल्दी आप आंसर कर सकते हो। लास्ट 10 सेकंड। अभी भी 3 बच्चे हो जिनका आंसर नहीं आया है, काफी आसान सा क्वेश्चन है, आंसर कर दीजिए, ठीक है, स्किप मत किया करो कोई भी क्वेश्चन। लास्ट 5 सेकंड रुक रहे हैं, 5 4 3 2 1। पोल को मैं एंड कर दिया हूँ और चैट आपका ऑन है। देखो यहाँ पर काफी सिंपल बोला गया ना, संरेख बिंदु पहचाननी है आपको, मतलब ऐसे बिंदु जो एक ही रेखा पर स्थित हो। तो मैं एक एक करके सभी ऑप्शन को देख रहा हूँ, ऐसे तो साफ दिख रहा होगा आपको, है ना, लेकिन आप अगर देखो ऑप्शन ए को चेक करो, तो यहाँ पर 3 बिंदु है डी ई एफ। अगर मैं डी ई एफ को मिलाऊं तो आपको दिखेगा डी से ई को मिलाया, ई को एफ से मिलाया, तो मैं दिख रहा सर ये सीधी रेखा नहीं है, एक सीधा लाइन नहीं दिख रहा, दो अलग अलग लाइन दिखा, डी और ई एफ। या फिर ऐसे भी चेक कर सकते हो, मैंने किसी भी दो लाइन को बस मिला दिया, है ना, आप ऐसे भी कर सकते हो चेक कि सर मैंने क्या किया, किसी भी दो लाइन को मिला दिया, किसी दो बिंदु को मिला दिया। अब डीएफ को जब मिलाया तो मैं दिख रहा था डीएफ को मिलाने बढ़ाने पर ई उस पर लाई नहीं कर रहा, ई अलग है, हवा में उठा हुआ है, अलग है, तो कहेंगे सर ई डीई वाले लाइन पे डीएफ पे नहीं आ रहा, तो हम कहेंगे सर ये असमरेख बिंदु है, आंसर नहीं होगा, ठीक है। ऑप्शन सी देखिए उसी तरीके से दिख रहा है, सर ये तो अलग अलग लाइन है, ये भी आंसर नहीं होगा। ऑप्शन बी में दिख रहा है सर पी क्यू एस, तीनों क्या है, एक ही सीधी रेखा पर स्थित है ना, तीनों बिंदु एक ही रेखा पर स्थित है, तो बिल्कुल कहेंगे सर ऑप्शन नंबर बी हमारा सही उत्तर होगा, ठीक है, एक ही रेखा पर स्थित है, तो संरेख बिंदु हो गया। ऑप्शन नंबर डी तो साफ दिख रहा है, चार अलग अलग बिंदु है, इन सभी को आप मिलाओगे तो हमें दिख रहा है सर इन चारों को मिलाने पर चार तीन अलग अलग लाइन दिख रहे हैं ना, तो आपको सर ये असंरेख बिंदु है, ये हमारा आंसर दिख सकता। क्लियर है इतना, ये समझ में आया आंसर हमारा ऑप्शन नंबर बी क्यों हुआ, बताइए, ठीक है। चलिए तो इतना ही रखिए, एक क्वेश्चन और कर लें, एक क्वेश्चन और है, आप लोग सभी लोग रुकोगे तो एक क्वेश्चन और कर लेंगे, ठीक है, कर ले क्वेश्चन और, ठीक है, तो एक क्वेश्चन और कर लेते हैं, ये टॉपिक कंप्लीट हो जाएगा, ठीक है। तो निम्न में से कौन सा विकल्प असत्य है, मैं फिर से रिपीट कर रहा हूं, चैट अभी आपका बंद रहेगा, और आपसे बोला जा रहा है असत्य को पहचानना है जो फॉल्स है, तो गलती से आप तो जो ट्रू है उसको नहीं मार्क करोगे, तो आप सारे ऑप्शन को देखिए कि कौन सा गलत है इसमें, मतलब क्लियर है, इसमें से 3 स्टेटमेंट सही होगा, एक गलत होगा, और उसी को आपको पकड़ना है कि कौन सा गलत है, ठीक है। पोल को मैं ऑन कर देता हूँ। तो आपको देखो तरीका क्या है, ऑप्शन ए को पढ़िए, टीएलएच संरेख बिंदु है, तो टीएलएच मार्क करिए, देखो टीएलएच को ध्यान से देखो, ये सही है कि गलत है, सही या गलत ऐसा डिसाइड करो, सही या गलत, सही या गलत, सही या गलत, तो जो गलत आपको दिख जाएगा ना वही आपका आंसर बनेगा। तो इनमें जो गलत है वो आपको देखना है कि कौन सा गलत है, ए बी सी या डी, ठीक है। तो एक ही स्टेटमेंट है जो गलत होगा, बाकी सारे सही लिखे हुए हैं, तो आपको ध्यान से देखना कि कौन सा स्टेटमेंट यहाँ पर गलत वाला है, बिल्कुल समय लो अपना, हड़बड़ी मत करिए। इसमें हो सकता है कि एक से ज्यादा ऑप्शन चेक करना पड़े आपको, है ना, तो आपको गलत वाला देखना है कि कौन सा गलत लिखा हुआ है, कौन सा असत्य है, कौन सा फॉल्स है। हो सकता है कि इसमें एक से अधिक ऑप्शन को आपको चेक करना पड़े, है ना, एक एक करके सारे ऑप्शन को देखिए, जो आपको गलती दिखता है वो उसको मार्क कर दीजिए। जी जब के बाद पहला ही क्वेश्चन है ना यो। क्या बोल रहे हो अफाक, इसके पहले एक क्वेश्चन और किया था कोलिनियर हाँ जी, पॉइंट पे। जो पहले बोल रहे थे क्वेश्चन के बाद तो ये पहला ही है ना जी हाँ। नहीं, उसके बाद एक क्वेश्चन कोलिनियर पॉइंट पे एक क्वेश्चन और किया था, आपकी क्लास मिस हो गई थी शायद, आपने वो पोल में आंसर नहीं कर पाए हुआ। कट की हाँ कट ठीक की है, थी जी मेरी वो क्लास। कोई बात नहीं, ठीक है, तो अभी इस वाले का आंसर कीजिए, ठीक है, ठीक है।
सर हाँ बताइए। सही बताऊं या गलत बताऊं? जो गलत है उसको, मतलब इस स्टेटमेंट में जो गलत वाला स्टेटमेंट है वही सही उत्तर होगा। आपको बताना नहीं है, पोल में जाकर आंसर करना है। ठीक है, ठीक है, पोल में जाइए, आंसर कीजिए। अच्छा, इस क्वेश्चन में मुझे गलत आंसर दिख रहे हैं काफी सारे बच्चों का। आपने हड़बड़ी कर रहे हो क्या? आप लोग हड़बड़ी मत करिए, आराम से कीजिए। ठीक है, तो ध्यान से सारे ऑप्शन को देखिए, जो गलत है वही आपका आंसर सही होगा। ठीक है, तो जब भी एग्जाम में ऐसे क्वेश्चन आएंगे ना, तो आपको ध्यान देना है कि हमें सत्य पूछा जा रहा है कि असत्य पूछा जा रहा है, सही वाला पूछा जा रहा है, गलत वाला पूछा जा रहा है। लास्ट 15 सेकंड रुकते हैं, लास्ट 15 सेकंड हो गया ना। मैक्सिमम आंसर मुझे दिख रहे हैं आ गए हैं। ठीक है, सभी का हो गया तो मुझे बता दो। चलो लास्ट 5 सेकंड रुकते हैं, चलो लास्ट 10 सेकंड, सॉरी लास्ट 10 सेकंड रुकते हैं। चलो सभी का आंसर आ गया, एक बच्चे और रहते हो बस, एक बच्चे और रहते हो। लास्ट 5, 5, 4, 3, 2, 1। चलिए अभी मैं पोल को एंड कर रहा हूँ। और देखो यहाँ पर कुछ आंसर मुझे गलत भी दिख रहे हैं, कुछ सही भी हैं। इसको देखो कैसे करोगे, यहाँ पर किस तरीके से अगर मेरे पास ऐसा क्वेश्चन आता है तो मैं कैसे कैसे सोचूंगा, ये इंपॉर्टेंट है। आपको पूछा जा रहा है, जैसे ही क्वेश्चन पढ़ा ना आपने देखा, सर हमसे पूछा जा रहा है कौन सा फॉल्स है, कौन सा असत्य है, जो गलत होगा वही आंसर होगा। अब मैं देखता हूँ कि पहला में क्या लिखा गया है। पहले में 3 बिंदु की बात की है, TLH। तो TLH को सर्च करो, टी कहाँ पर है। टी बोलोगे सर ये वाला बिंदु टी है, ये एल है, ये एच है। TLH को मार्क कर दिया। TLH को मिलाइए, तो TLH कैसा दिख रहा है आपको मिलाने पर। तो TLH को मिलाइएगा तो आपको दिखेगा सर TLH क्या है, संरेख बिंदु, एक ही लाइन पर आ गया। तो संरेख है, यहाँ पर क्या लिखा गया है, TLH संरेख है, तो ये तो सही है ना, ये बिल्कुल सही लिखा गया है। अब सही लिखा गया तो हमारा आंसर नहीं बनेगा, है ना, हमारा आंसर तो गलत वाला होगा, है ना, तो ये आंसर नहीं होगा। अब मैं क्या करता हूँ, इसको मिटा रहा हूँ। अब मैं खोजता हूँ अगला ऑप्शन में। अगला ऑप्शन में क्या बिंदु लिखा गया है, A, D और M। तो A D कहाँ पर है, A यहाँ है, D यहाँ पर है, M यहाँ पर है। तो ADM 3 बिंदु मैंने बता दिए। अब ADM को आप अगर मिलाइएगा तो आपको क्या मिलेगा, ADM को मिलाकर चेक कर लो कि ADM संरेख है या असंरेख है। ठीक है, तो ADM को जब मैंने मिलाया A को D से और D को M से, तो A को D से और D को M से मिलाया तो हमें क्या दिख रहा है, 2 अलग अलग लाइन दिख रहा है, एक सीधा लाइन दिख रहा है क्या। चलो इसको दिख रहा है ना आप सभी को, तो मैं इसको और डार्क कर दे रहा हूँ। ठीक है, तो ADM क्या दिख रहा है हमें, एक सीधा लाइन नहीं दिख रहा, 2 अलग लाइन दिख रहा है, AD और DM। तो कहेंगे सर ADM क्या है, AD और M असंरेख है। जबकि यहाँ पर क्या लिखा गया है, ADM संरेख है। तो ADM तो संरेख नहीं था ना, असंरेख था। तो कहेंगे सर ये क्या है, स्टेटमेंट गलत लिखा हुआ है। अब गलत लिखा हुआ है तो ये हमारा आंसर हो जाएगा, क्योंकि आपसे गलत वाला ही पूछा जा रहा था। समझ में आया। और भी ऑप्शन को चेक कर सकते हो। मान लो अगर ऑप्शन बी में आंसर नहीं होता, आंसर तो मिल गया हमें, लेकिन आगे के ऑप्शन भी चेक कर लेते हैं। ठीक है, तो आप कहोगे सर हम आगे अगर चेक करें तो क्या लिखा गया है, बिंदु के बारे में बात की जाती है TKH। तो T मुझे यहाँ दिख रहा है, K यहाँ दिख रहा है, H यहाँ दिख रहा है। तो TKH को अगर मैं मिलाऊं तो क्या दिख रहा है, TKH असंरेख दिखेगा ना आपको, आप मिलाकर चेक कर लीजिए। T को K से मिलाइए और K से H को मिलाइए, तो TKH क्या दिख रहा है, कुछ ऐसा दिख रहा है। तो आपको सर एक सीधा लाइन नहीं दिख रहा, एक ही लाइन पर स्थित नहीं है, तो हम कहेंगे सर TKH क्या है, असंरेख है। और यहाँ पर लिखा भी क्या गया है, TKH असंरेख है। तो ये लिखा तो सही गया ना, ये सही लिखा गया तो आंसर नहीं होगा। ऑप्शन डी को देखिए, SMHK, इसको मैं मिटा दे रहा हूँ पहले। SMHK, तो SMHK कहाँ पर है, खोजिए पहले। तो S मुझे दिख रहा है यहाँ, MHK, ये 4 बिंदु है। तो ये चारों बिंदु एक ही लाइन पर स्थित है क्या, तो आप इसको मिलाकर चेक करोगे तो आपको दिखेगा सर SMHK क्या है, चारों ही एक ही लाइन पर स्थित है। तो चारों एक लाइन पर स्थित है, एक सीधी लाइन पर स्थित है, तो कहेंगे सर संरेख है, और संरेख ही लिखा गया है, तो कहेंगे सर ये स्टेटमेंट सही है, इसलिए हमारा आंसर नहीं बनेगा। क्लियर है कि बी क्यों होगा, एक ही गलत था और वही गलत वाला हमें पहचानना था। समझ में आया। तो आंसर क्या होगा आपका, इस क्वेश्चन का आंसर हम कह सकते हैं ऑप्शन नंबर बी होगा। ठीक है, क्लियर हुआ। ठीक है, तो इतना ही रखते हैं आज की क्लास। इसके आगे इसका मैं होमवर्क सेंड कर दूंगा आपके ग्रुप में, और अगले क्लास में इसके आगे की कंसेप्ट सीखेंगे। ठीक है, तो अभी कोई भी डाउट है तो आप रुक सकते हो, बता सकते हो, अभी पूछ लीजिए।